हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियोग्राम्स यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लास्ट पार्ट, विच इज द कैपेसिटेंस। राइट, मेरे हाथ में एक कैपेसिटर है। ये आपने देखा होगा, हमारे घरों में फैंस में अक्सर लगता है। अगर हमारे घर में सबमर्सिबल मोटर्स हैं तो उसके स्टार्टर्स में भी कुछ ऐसा ही डिवाइस आपको मिलेगा। हर सीजन में, ऑलमोस्ट हर समर्स में हमें इस कैपेसिटर को चेंज कराना पड़ता है। कॉमनली इसको बहुत जगह कंडेंसर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, इस डिवाइस का नाम क्या है, काम कैसे करता है और क्या ज़रूरत है, ये सब हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 2 का वो कैपेसिटर से आता है। फर्स्ट पार्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी पे चला गया, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो पूरा कैपेसिटर्स पे बेस्ड है। तो इट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस हेयर ऑल्सो। ओके, तो स्टार्ट करते। मैं हूं निखिल काम्बोज और आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर्स and capacitance, chapter number 2 from electric potential and capacitors. Okay, अभी देखो, कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है। इट्स अ डिवाइस, नाम थोड़े से समझ लो। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, अभी जो आपको शो किया। एंड कैपेसिटेंस जो है ये एक, यू कैन से इट्स अ प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी टू होल्ड चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज स्टैटिक रहता है, तो कैपेसिटेंस इज कि कोई बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है या स्टोर कर सकती है, दैट प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस। ओके, एंड कैपेसिटर इज द डिवाइस जो चार्ज स्टोर करेगा। तो ये जो डिवाइस मेरे पास यहां पर है, दिस कैपेसिटर, इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज स्टोर करने के काम आता है। और ये स्टोर्ड चार्ज फिर आगे कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो मेन डिवाइस है, मेन जो मोटर है, उसको देता है। कैपेसिटर किसी भी अच्छे सर्किट का एक बहुत ही फंडामेंटल सा एलिमेंट है। एंड ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कैपेसिटर्स को अलग अलग अमाउंट में यूज करते हैं, चाहे हमारे मोबाइल के चिप्स हो, आईसी चिप्स, या फिर हमारे मदरबोर्ड्स हो कंप्यूटर्स में, या XYZ कहीं पर भी वो ग्रीन कलर की प्लेट तुम्हें दिखेगी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर्स तुम्हें नजर आएंगे। कुछ ऐसे सिलेंडर्स, ये जो छोटे छोटे से सिलेंडर्स हैं, दीज आर ऑल कैपेसिटर्स, है ना। ये हमने देखे हैं, ये मदरबोर्ड में लगे होते हैं। या तुम छोटे छोटे खिलौने भी देखोगे ना, खिलौनों के अंदर जो ऑटोमेटिक खिलौने आजकल आते हैं, उनमें ये कैपेसिटर्स काफ़ी लगे होते हैं। इवन रिमोट कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल्स, टीवी के और एसीज के, वॉशिंग मशीन, किसी का भी रिमोट है तो उस रिमोट के अंदर भी तुमको ये सारे कैपेसिटर्स छोटे छोटे नजर आएंगे। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द वर्किंग, द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, और थोड़ा सा टाइप्स भी देखेंगे। हमारे पास मेनली 2 टाइप के कैपेसिटर्स यहाँ पर है। एक हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो मेन पार्ट है हमारा वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड, जहां हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की वर्किंग की स्टडी करने वाले हैं। आई होप कनेक्ट कर पा रहे हो। जिन्होंने अभी तक पिछला कंटेंट नहीं देखा है वो पीछे जाएं और पिछले वीडियोस देख के आए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के जो ऑलरेडी 4-5 लेक्चर हो चुके हैं उन्हें पहले देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पुराने डेरिवेशंस का जो रिजल्ट्स है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने नए रिजल्ट्स बनाने के लिए। कैपेसिटर्स के लिए जो फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा उसमें पुराने कुछ रिजल्ट्स का यूज होने वाला है। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस में बहुत सारा चार्ज स्टोर करना है
तो हम कैपेसिटर्स की हेल्प लेते हैं। ये जो तुमको नजर आ रहे हैं अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स, इन सब का घूम फिर के काम एक ही है, टू स्टोर चार्ज स्टोर करना, और आगे जो हमारी मेन मशीन है उसको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ चार्ज देना, ताकि वो मशीन ठीक से काम कर पाए, अपना ठीक से वर्किंग कर पाए, है ना। तो ये तो थी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, है ना। कैपेसिटेंस क्या है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है उसका कैपेसिटेंस और अच्छा होगा और ज्यादा होगा। जो कम चार्ज स्टोर कर सकती है उसका कैपेसिटेंस कम होगा। और चार्ज स्टोर करना, देखो यहाँ थोड़ी सब्जेक्टिविटी है। चार्ज स्टोर कैसे करोगे, है ना। ये मेरे पास अगर कैपेसिटर है, हाउ आई गोइंग टू स्टोर द चार्ज इन दिस। मैं क्या करूंगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा। इसको मैंने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, इसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, एक दो वायर्स को। तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ, है ना। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखता हूं दो अलग अलग बॉडीज में, किसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो पा रहा है, जिसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ उसका कैपेसिटेंस ज्यादा माना जाएगा। So more the charge stored in the capacitor on applying the similar potential difference, more the electrical capacitance of the system. यहाँ पर देख सकते हैं, here we have the formula also that capacitance is defined as the ratio of charge stored in the body to the electric potential difference applied। मतलब अगर मैं एक सेल से V वोल्ट का सेल है, इसमें एक कैपेसिटर को अटैच करता हूं, दीज टू पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटर। ये पैरेलल लाइन से लगाने से जो कितना चार्ज इस पे आया, मतलब है ना, हाउ मच चार्ज बॉडी इज एबल टू स्टोर, दैट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस। द रेशियो ऑफ दिस Q एंड V इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस, Q बाय V। अगर मैं 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करता हूं अपने डिवाइस पे, तो कितना चार्ज स्टोर हो गया, है ना। इफ V इज इक्वल्स टू 1 तो कितना चार्ज, इफ V इज इक्वल्स टू 1 देन C इज इक्वल्स टू Q, है ना। तो दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द चार्ज स्टोर इन द बॉडी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन इट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस इज द रेशियो। कैपेसिटी जब पूछेंगे तो चार्ज पूछ रहे हैं, इट्स द, है ना। तो हम पूरे नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, कितना चार्ज स्टोर हो गया, कितना पोटेंशियल लगाने पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, वो जो रेशियो दैट इज कैपेसिटेंस। सो इट्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज। मैथमेटिकली इट्स द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन बॉडी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये दोनों ही डेफिनेशन सेम है। इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी टू द राइज इन पोटेंशियल। कितना चार्ज देके कितना पोटेंशियल राइज हुआ, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा यूनिट में आऊं तो ऐसा यूनिट इज फैराड। फैराड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर यहाँ यूनिट रखी गई है। या फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज के लिए कूलम एंड पोटेंशियल के लिए वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट कैन आल्सो बी द यूनिट। दोनों यूनिट ठीक है, फैराड लिखो या कूलम पर वोल्ट लिखो, बोथ आर करेक्ट। ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे फैराड। इससे पहले हम कूलम पढ़ चुके हैं, कूलम है चार्ज की। एम्पेयर पढ़ चुके हैं, एम्पेयर है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और ऐसा यूनिट फैराड है कैपेसिटेंस के लिए। आई होप क्लियर हो। अगला हम देखते हैं कि एक फैराड कितना होता है। लेट्स डिफाइन 1 फैराड। क्वेश्चन इज डिफाइन 1 फैराड। तो सिंपल है, एज आई नो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, है नहीं। मुझे C को 1 करना है बिकॉज आई हैव टू डिफाइन 1 फैराड हेयर। सो इफ V इक्वल्स टू 1 एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम और 1 वोल्ट कर दे, मतलब अगर एक बैटरी ली जाए 1 वोल्ट की और ये बैटरी इस कैपेसिटर पे, इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज स्टोर कर दे, जब मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो कितना 1 कूलम चार्ज स्टोर हो गया। 1 वोल्ट की बैटरी लगा 1 कूलम चार्ज स्टोर हो गया, तो जो कैपेसिटेंस आएगा, जो रेशियो आएगा Q अपॉन V का, वो कितना हो जाएगा
that will be C is equals to Q upon V, that is equal to 1 upon 1, that is sorry, that is 1 upon 1 farad. इसी को ग्रामेटिकल इंग्लिश में मैंने यहां लिख लिया, कंडक्टर इज सेड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 farad if on giving 1 coulomb of charge, 1 coulomb चार्ज दे दिया, its potential rises by unit volt. Unit means 1 volt. बॉडी को मतलब लेट्स से अगर ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसको 1 coulomb चार्ज दिया तो इसका जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट से राइज हो गया, तो मैं कहूंगा ये जो बॉडी है ये 1 farad की है. दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मैं इस पे 1 वोल्ट की बैटरी लगाऊं और इस बॉडी में 1 coulomb चार्ज स्टोर हो जाए, तो भी मैं कहूंगा इस बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो 1 farad है. आई होप इट्स क्लियर. Definition, right? Make a note of it. It's an important one. Make note of this. फिर आगे बढ़ते हैं. एक कुलम देने से 1 वोल्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास है, उसका कैपेसिटेंस कैसे काउंट करेंगे, कितना कैपेसिटेंस होगा. एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं और लेट्स बिगिन. ठीक है, हमारे को पता है एक चीज, एक क्या करते हैं, फुटबॉल लेता हूं, एक बड़ी सी फुटबॉल ले ली है, स्फेरिकल है, इट्स नॉट सर्कुलर, इट्स स्फेरिकल. फुटबॉल ले ली जिसका रेडियस कुछ r है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस फुटबॉल, और इस पे जो टोटल चार्ज हमने दिया, टोटल चार्ज ऑन दिस फुटबॉल इज कैपिटल Q. अब क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा. All the charge will come on the outer layer, outer surface of the conductor. All the charge will come on the outer surface of this spherical conductor. कंडक्टर्स में ऐसी होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रुकता, सारा चार्ज बाहर सरफेस पे आ जाता है. तो लेट कंसिडर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R बी गिवन विद कैपिटल Q चार्ज. हमने कुछ कैपिटल Q चार्ज इसको दिया, कैसे भी करके दिया, कैपिटल Q चार्ज दिया. इस चार्ज के आने से इस बॉल का जो पोटेंशियल रेज हुआ, उसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगा. एज कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज गिवन टू द बॉडी टू द टोटल पोटेंशियल राइज इन द बॉडी. जब इस बॉल पे कोई चार्ज नहीं था, Q इक्वल्स टू 0 था, तो पोटेंशियल भी 0 था, इसमें कोई पोटेंशियल था नहीं. लेकिन अब इस पे कुछ कैपिटल Q चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया होगा, पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस. इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पोटेंशियल ऑफ स्फेयर V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R. This is the formula for potential of a spherical body. एक स्फीयर जिसपे कुछ Q चार्ज है, R रेडियस है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा. ये हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके. दिस इज फ्रॉम ओल्ड चैप्टर्स. पॉइंट चार्ज जैसा ही है, पॉइंट चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल KQ अपॉन R होता है, यहां पर भी KQ अपॉन R ही है. इस V की वैल्यू को मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्योंकि जब Q चार्ज दे दिया इसको तो इसका पोटेंशियल इतना बन गया. जब इस पे कोई चार्ज नहीं था तो इसके पास पोटेंशियल भी 0 था, तो चेंज इन पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू दिस ओनली, क्योंकि इनिशियली तो 0 था. देयरफॉर जो कैपेसिटेंस आया C इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टोटल चार्ज Q बाय R। यहां से मुझे Q से Q कैंसिल होता दिख रहा है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये आता दिख रहा है। यहां से मुझे पता चलता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। मतलब जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना बड़ा रेडियस होगा, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा बॉडी में। तो कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट तो ऑब्वियसली परमिटिविटी है, 4 पाई इज अ कांस्टेंट, सो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्वेश्चन अगर आता है दो स्फेरिकल बॉल्स है, एक छोटी है एक बड़ी है, किसका कैपेसिटेंस नॉट कैपेसिटी, ओके, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो बड़ी बॉल का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से। जस्ट हैव अ लुक टू इट वेरी केयरफुली। छोटा सा डेरिवेशन है बिल्कुल, एक ये बाय डेफिनेशन है, दिस इज बाय डेफिनेशन एंड दिस वी हैव डन ऑलरेडी डन दिस थिंग। बस एक सब्स्टिट्यूशन किया और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। छोटा सा डेरिवेशन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है, अगर अर्थ को मैं एक कंडक्टिंग बॉडी मानूं तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लेट्स कम टू दिस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। नाउ फॉर अर्थ, अगर मैं अर्थ लूं, अर्थ के लिए जो रेडियस है R इज रफली इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। दिस इज द रफ रेडियस ऑफ माय अर्थ। इस वैल्यू को मैं लगा के अपनी वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे पता है एज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, मुझे लेकिन ये तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये तो K है। दिस इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। तो मैं क्या करता हूँ, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/9 × 10⁻⁹ लिख लेता हूँ रेसिप्रोकल करके, है नहीं, इनटू R इज 6400 इनटू 1000 मीटर्स में लेंगे ना स्टैंडर्ड, दिस इज किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में किया तो 1000 की मल्टीप्लाई मैंने यहां पर कर दी। तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है 64/9 इंटू 10⁻⁵ -9 -4 फैरेड। दिस इज रफली इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 - 9 is 4, ठीक है। 64/9, 9 7 जा 63.1 into 10⁻⁻⁴ फैरेड, क्वाइट स्मॉल। यानी पूरा अर्थ, इतना बड़ा रेडियस भी अगर मैं कर दूं और उसके अंदर वैक्यूम है, परमिटिविटी मैंने वैक्यूम के लिए क्योंकि, तो ये जो कैपेसिटेंस बनता है वो सिर्फ 7.1, या इसको मैं माइक्रो फैरेड में लिखूं तो इट इज 710 basically. Sir, this is roughly 710 microfarad आता है। Micro means 10⁻⁻⁶ microfarad, and let me tell you the capacitance that is in my hand, इसका जो कैपेसिटेंस है ये 2.25 माइक्रोफैरेड। देखिए, दिस इज 2.25 माइक्रोफैरेड, जो घर में नॉर्मली यूज होता है, फैंस में, मोटर्स में। पूरी अर्थ अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर के हिसाब से चलूंगा तो पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस 710 बन रहा है। तो ये जो छोटा सा डिवाइस है ये 2.25 कैसे बन रहा है, इस पे भी आऊंगा, लेकिन ये चीज बहुत क्लियर है, दो चीज बल्कि क्लियर है यहां से। टू थिंग्स दैट आई कैन मेक आउट फ्रॉम हियर इज, नंबर 1 फैरेड इज बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरेड कैपेसिटेंस होना बहुत बड़ा चैलेंज की चीज है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 वोल्ट की बैटरी लगा के 1 कूलम चार्ज स्टोर कर दो। और 1 कूलम हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है ना। तो 1 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी समझ सकते हैं। 1 फैरेड इज अ बिग यूनिट। एंड नंबर 2,
Number 2 is 1 farad is not possible on earth. अर्थ पे 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर अर्थ से भी ज्यादा बड़ा स्फीयर अर्थ के ऊपर कैसे बना लोगे, है ना। सो 1 फैराड इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ इफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज टेकन। ठीक है, इफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज, तो ये मुझे यहां से समझ आता है कि अगर मैं स्फेरिकल, या ये जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका नहीं है चार्ज स्टोर करने का। अगर मुझे चार्ज स्टोर करना है तो ये नहीं कि एक फुटबॉल बनाई और उस पर चार्ज भरे जा रहे हैं, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। कुछ और मैकेनिज्म मुझे लेके आना पड़ेगा अपने चार्ज को स्टोर करने के लिए, ताकि छोटी सी जगह पर बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सके। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा तरीका लेके आते हैं, एंड दैट मेथड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। व्हाट इज दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ये जो डिवाइस, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मुझे नजर आ रहा है, ये एक तरीके का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। कैसे काम करता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो काम करने का तरीका बहुत इजी, एक प्लेट लो, कंडक्टिंग प्लेट लेनी है, दूसरी प्लेट लो, ये भी कंडक्टिंग लेनी है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ली, जैसे रिबन्स ले लो, 2 शीट्स ले ली, लंबी लंबी शीट्स रिबन्स टाइप के, और इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम आना चाहिए। एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, कुछ और डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, बस इंसुलेटिंग हो। 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विद सम इंसुलेटिंग मीडियम इन बिटवीन, बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम आना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो सेटअप बनता है, अरेंजमेंट बनता है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। और इसमें बहुत सारा चार्ज हम छोटी सी जगह पर स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट हाँ कर सकते हैं। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज्ड टू ईच अदर। देखो क्या करना है, तो समझने के लिए बताता हूं। क्या करो, 2 एल्यूमिनियम फॉइल्स लो, एल्यूमिनियम फॉइल समझ है ना, एक एल्यूमिनियम फॉइल बिछाई, उस पे एक डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटिंग पेपर बिछा दिया, पेपर तो इंसुलेटर है ना, और उसके ऊपर फिर से एक एल्यूमिनियम शीट बिछा दी। जैसे एक एल्यूमिनियम फॉइल ली, इधर भी एक एल्यूमिनियम फॉइल ली, और बीच में एक पेपर लगा दिया। किसी भी तरीके से दोनों फॉइल कांटेक्ट ना कर पाए, दबा दो, रोल कर दो। रोल कर दिया तो क्या बनेगा, एक ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा, सिलेंड्रिकल बन जाएगा ना। 3 लेयर हो गई, तीनों लेयर को तुमने क्या किया, फोल्ड कर दिया, तो एक कैपेसिटर तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ये तीनों लाइन एक ही लाइन है, 3 पार्ट में डिवाइड करें। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर में एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आता हूं। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि अगर किसी शीट के पास एक कंडक्टिंग शीट मैं लेता हूं, लेट्स से ये पेपर है, वैसे तो जस्ट एज्यूम इट टू बी अ कंडक्टर थोड़ी देर के लिए। एक कंडक्टिंग शीट के पास अगर एक और कंडक्टिंग शीट आ जाए, 2 शीट्स अब पास में है ना, दीज आर 2 शीट्स, दिस इज शीट नंबर 1, दिस इज शीट नंबर 2। 2 कंडक्टिंग शीट्स अगर पास रख दी जाए तो कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लिसन टू इट वंस अगेन। कैपेसिटी ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड मतलब जो दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेशन में है, insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged
अर्थड कंडक्टर, मतलब एक शीट थी, एक ये आइसोलेटेड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है। मैं मान लो रबर की शीट, रबर के शूज पहन के खड़ा हूं तो आइसोलेशन में है शीट। इसके पास एक और शीट लाता हूं और जो नई शीट लाया हूं इसे अर्थ कर दूं, है ना। ये जो नई शीट है दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ, तो ये जो सेटअप होगा ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा और इसमें बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। कैसे काम करता है डिटेल में 3 to 4 स्टेप्स हैं, बहुत इजी से, उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर भी एक छोटा सा एनिमेशन दिया हुआ है, 2 प्लेट्स आर गिवन टू यू, यहां से चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज यहां इकट्ठा होता जा रहा है उतना ही यहां पर और बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही एनिमेशन, कुछ ऐसा ही हमको देखना है यहां, ठीक है। सो वी हैव 3 डिफरेंट डायग्राम्स हियर। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, दिस इज स्टेप नंबर 1, कंसिडर अ आइसोलेटेड शीट। एक आइसोलेटेड शीट है, इंसुलेटेड भी बोल सकते हो, यानी ये रबर के स्टैंड पे रखी हुई है, यहां से चार्ज लीक नहीं हो रहा है, कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, लेट्स से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू दिस शीट A, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप 1 ओवर। नाउ कम टू दिस सेकेंड स्टेप। अब मैंने क्या किया, इस A शीट को तो नहीं छेड़ा, ये एक आइसोलेटेड स्टैंड पे रखी हुई है, इसके पास एक दूसरी B शीट लेके आया हूं। B शीट, अच्छा ये वाली जो शीट है A इज चार्ज्ड, A शीट चार्ज्ड है, इसके पास Q चार्ज है, नेट चार्ज Q है। जो B शीट है ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज मीन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, एंड दिस ड्यू टू इंडक्शन जो बी वाली शीट में जो नेगेटिव चार्ज है वो सब ए वाली साइड पे आ गया। देख रहे हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये सारा कहां आ गया, दिस इज टुवर्ड्स ए आ गया बाय इंडक्शन। ये इंडक्शन का प्रोसेस है। इंडक्शन की वजह से जो ए चार्ज शीट थी बी अनचार्ज थी, अनचार्ज तो थी लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव रीअरेंज तो होंगे, जब फील्ड में आएंगे तो नेगेटिव वाला सारा इधर आ गया, पॉजिटिव वाला दूर चला गया। इतना समझ आता है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैंने इसको भी अभी फिलहाल के लिए इंसुलेट किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है। सेकेंड स्टेप ओवर। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड स्टेप पे जाता हूं। अभी तक अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, देयर शुड बी नो कॉन्टैक्ट। हाँ, नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कराना। कॉन्टैक्ट रहोगे फिर तो चार्ज रिलीज हो जाएगा ना, तो कॉन्टैक्ट नहीं कराना है। नाउ कमिंग टू दिस सी पार्ट, दिस इज माय स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस बी शीट को अर्थ कर दूंगा। ये क्या हुआ, अर्थ कर दिया, टू अर्थ। ये अभी भी स्टैंड पे रखा हुआ है, इससे कोई चार्ज नहीं गया, इस पे अभी भी Q चार्ज है, लेकिन B वाली शीट को देखो, B वाली से जितना पॉजिटिव चार्ज था वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया, अर्थ की तरफ कैंसल आउट हो गया। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये वाला, दिस पॉजिटिव चार्ज, ये सारा कहां चला गया है, थर्ड स्टेप पे आते आते ये अर्थ में चला गया है। ये समझ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ पे चला गया। अब इसके अर्थ में जाने की वजह से क्या हुआ है वो समझना है। देखो मैं क्या करता हूं, मान लो एक ये Q चार्ज इस पे है, मैं यहां पर एक और प्रोटॉन या एक प्लस Q चार्ज, लेट्स से एक प्लस Q चार्ज और देना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे कि नहीं चाहिए, रिपेल करेंगे। जो बैटरी है या जो एक्सटर्नल एजेंट से उसको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा सबके अगेंस्ट। ये जितने सारे पॉजिटिव यहां पर रखे हुए हैं सबके अगेंस्ट यहां पर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये Q चार्ज यहां पर आ जाए। पर ये इतना ज्यादा हो गया है कि चार्ज अब आ नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। एक लिमिट आती है जिसके बाद चार्ज देना पॉसिबल नहीं होता बॉडी को, है ना, फुल हो गया, सैचुरेशन हो गया। तो सैचुरेशन वाली स्टेज आ गई, क्यों, क्योंकि ये सारे रिपेल कर रहे हैं और आने नहीं दे रहे किसी न्यू एंट्री के लिए।
बंद, सब बंद। तो ये क्या हो गया, इसने भाई बोर्ड लगा दिया यहाँ पर, नो मोर चार्ज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो मोर चार्ज एक्सेप्टेड हेयर, ये यहां पर बोर्ड लग गया है। अब और चार्ज ये प्लेट, ए प्लेट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बी में भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं सी पे अगर आऊं, देखेंगे यहां पर वही प्लस क्यू चार्ज मैं चाह रहा हूं कि ये ए प्लेट पे चला जाए, तो ए वाले तो सारे पॉजिटिव रिपल करेंगे, भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बी वाला नेगेटिव है, ये क्या बोलेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे इस क्यू चार्ज को, है ना, दे विल अट्रैक्ट दिस, ये तो रिपल करेंगे, ये तो मना करेंगे, नो। लेकिन ये वाला जो है इधर वाला, ये कहेगा यस, ब्रिंग इट, यू कैन ब्रिंग इट। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ए का पोटेंशियल है, बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, जो बी का नेगेटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से ए का जो पोटेंशियल है वो फॉल कर गया है। The potential of plate A falls because of this induction on this plate B। ये जो नीचे चार्ज चला गया, नेट B पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से A पे नेट पोटेंशियल फॉल कर गया है, एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल फॉल कर गया, मतलब अब मैं इसको और चार्ज दे सकता हूं। मोर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस प्लेट A बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। अब क्या होगा, मैं इस A प्लेट को और चार्ज दूंगा, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा और चार्ज आ गया। अब देखो जैसे यहां थोड़ा सा और चार्ज आएगा ना, बी प्लेट तो न्यूट्रल थी, बी प्लेट में क्या होगा, थोड़ा और इंडक्शन होगा, थोड़ा सा और इंडक्शन होगा। और इंडक्शन मतलब अब ये तो अर्थ किया हुआ मैंने, तो पॉजिटिव वाला तो नीचे जाता रहेगा साथ के साथ, है ना, तो ये मैं इससे कैंसिल करता जा रहा हूं इसको, ये जो इधर वाला है ये तो सब अर्थ पे चला गया, इधर नेगेटिव नेगेटिव फिर रह गया। अब नेगेटिव रह गया है तो फिर से ए का पोटेंशियल को फॉल करेगा, तो ए पे और पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूं, और नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया तो यहां पर और नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो क्या होगा भैया, ये वाला है ये तो अर्थ पे चला जाएगा, क्योंकि अर्थ किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और भेज सकता हूं ना अब, क्योंकि जैसे जैसे यहां नेगेटिव बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, तो यहां पर और नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ए प्लेट पे बहुत सारा चार्ज दिया जा सकता है, और बी वाला से जो भी होगा इंडक्शन होता जा रहा है, और उधर से चार्ज अर्थ पे नीचे जाता जा रहा है, तो ए पे बहुत सारा पॉजिटिव क्यू और बी पे बहुत सारा नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया है, और इस प्रोसेस की वजह से मैंने बहुत सारा चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में होल्ड कर लिया है ना। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो मैं यही तीनों डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाना है, और लिखना क्या है, you have to write these 4 steps you have to write. Step number 1, let's come back to it once again. Step number 1, let's take an insulated metal plate A. एक मेटल प्लेट A ले ली, इंसुलेटेड है, ये मैंने यहाँ बना दिया, ध्यान से देखते रहना। गिव सम पॉजिटिव चार्ज टू इट टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। इसको मैंने एक कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया और अब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, मतलब और फर्दर चार्ज देना इसको पॉसिबल नहीं है, और चार्ज दूंगा तो वो लीक कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस स्टेप नंबर 2, तब क्या करना है, नाउ ब्रिंग अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी नियर इट। तो मेरे पास एक प्लेट ए तो थी ही, ये ए प्लेट थी जिसपे मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, मैं एक अनचार्ज, ठीक है, इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी नियर इट जो कि अनचार्ज है, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस ऑन नियरर फेस ऑफ बी एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन फार्दर साइड ऑफ बी। तो मैं इस प्लेट को जब लेके आया तो यहां क्या होगा,
इंडक्शन से कुछ नेगेटिव आ गया, जितना नेगेटिव आया उतना ही इधर पॉजिटिव आ गया। दिस इज प्लेट बी, यही लिखा है। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दिस इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन बी टेंड्स टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए। दिस लाइन इज द की लाइन, एंड इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन बी टेंड्स टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज, ये वाला चार्ज, ये ए के पोटेंशियल को फॉल कराने की कोशिश कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो इस बी को अर्थ कर दूंगा, तो ये तो सब नीचे चला जाएगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, तो पोटेंशियल बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा, सिर्फ पोटेंशियल गिराने वाला, डिक्रीज करने वाला चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कमिंग बैक टू द पॉइंट, but as negative charge is closer so it is more effective. First thing, yes, negative charge पास है, ज्यादा इफेक्ट रहेगा। Overall potential of A reduces and hence more charge can be given to A to raise its potential to max. यानी ये जो है, ये नेगेटिव चार्ज ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा यहाँ पर, तो डिक्रीज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम है, तो इंक्रीज कम है, तो नेट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। और इस डिक्रीज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज था ए प्लेट पर, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था बी प्लेट पर, पोटेंशियल फॉल कर गया। तो पोटेंशियल जैसे ही फॉल करेगा तो मैं क्या कर सकता हूं, अब और चार्ज दे सकता हूं, और चार्ज इस पे दे दे। ब्लू वाला जो चार्ज है न्यू चार्ज है, जो मैंने नया दिया है। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल फॉल कर गया, तो मींस आई कैन गिव मोर चार्ज टू ए नाउ। ज्यादा चार्ज है तो यहाँ और नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आएगा, कुछ तो ये हुआ। और स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या किया, फिर कनेक्ट बी टू द अर्थ। अगर मैं इस बी को, ये जो प्लेट बी है, इसको अर्थ कर दूं तो फिर तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसको अगर मैं यहां से अर्थ कर दूं तो ये तो सारा चार्ज गायब हो गया है ना, ये सारा तो क्या हुआ, ये तो अर्थ में चला गया नीचे। अब तो सारा सिर्फ नेगेटिव बचा है। तो अब क्या कर सकता, बहुत सारा ए का जो पोटेंशियल ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा। इफ वी कनेक्ट बी टू द अर्थ, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन बी बीइंग फ्री, फ्लो टू द अर्थ। ये जो चार्ज है, ये यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला जो चार्ज है, दिस इज फ्री चार्ज। ठीक है, ये फ्री है। और ये जो नेगेटिव वाली साइड है, दिस इज बाउंड। ये भी ध्यान रखना, हाँ, बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज। बाउंड क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव ने इसको होल्ड किया हुआ है। फ्री क्यों है? किसी ने होल्ड नहीं किया, इनफैक्ट रिपल्शन है, कोशिश कर रहे हैं और दूर चले जाए। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला, ये बाउंड है, इसको अट्रैक्ट किया हुआ है इस ए वाले प्लेट के पॉजिटिव चार्ज ने। वही यहां बात कही गई है, बीइंग फ्री, फ्लो टू द अर्थ, so by this potential of A greatly reduced, thus large amount of charge can be given to A now to raise its potential to maximum। तो अब मैं यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और दे सकता हूं। जितना यहां पॉजिटिव आएगा उतना यहां नेगेटिव आएगा, जितना यहां नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, नीचे जाता रहेगा। तो मैंने क्या किया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस ए प्लेट को दे दिया है। ये हमारा प्रिंसिपल है, वर्किंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। आई होप समझ आ गया हो। अलग अलग तरीके से हमने यहां से भी समझ लिया, हमने यहां से भी समझ लिया। एग्जाम में एज इट इज 4 स्टेप्स में तुम्हें करके आना है। बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज, ए प्लेट, बी प्लेट, सब बहुत अच्छे से आराम से लिख लो 4 स्टेप्स में और इसको बना लो। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, कॉपी इट फास्ट। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वर्किंग एंड इट्स प्रिंसिपल। अब हम काउंट करते हैं कि अगर 2 पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लाइक एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा। इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत पूछा जाता है। आसान है, इजी है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं पहले मैं डायग्राम को। ये वही डायग्राम है जो हम अभी तक ले रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। मैंने एक प्लेट ली ए, एक प्लेट ली, या प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। दो प्लेट्स मैंने ले ली, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट प्लेट जिसका एरिया ए है, दूसरी प्लेट उसका भी एरिया ए है, दोनों का एरिया सेम लिया गया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये ध्यान रखना है। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। पहली वाली प्लेट पे कुछ चार्ज दिया गया, कितना चार्ज, लेट प्लस क्यू चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज दिया गया। जितना प्लस क्यू प्लेट ए पे है ऑलमोस्ट उतना ही माइनस क्यू चार्ज बी पे भी आएगा, जो अर्थ करीबी है। यहां प्लस क्यू चार्ज है, वहां माइनस क्यू चार्ज है। डायग्राम में तुम्हें देखो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इज क्यू बाय ए माइनस क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। सो लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स ना, let us consider two plates 1 and 2 having equal area। कितना एरिया है, A, placed small d distance apart in air or vacuum, you can say। ठीक है, यहां पर बीच में जो एरिया है वो एयर से भरा हुआ है। ये जो बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया है वो फिलहाल एयर और यू कैन से वैक्यूम से भरा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। बाय डेफिनेशन आई नो C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, टोटल चार्ज गिवन टू द प्लेट टू द टोटल पोटेंशियल, है नहीं? ये हमारा डेफिनेशन हमें पता है। अच्छा, Q तो चलो मुझे पता है Q है, Q इज द नेट चार्ज, है ना, ये भी लेट कर लो। लेट Q बी द चार्ज गिवन टू प्लेट 1 प्लस Q एंड माइनस Q बी द चार्ज गिवन टू प्लेट 2। एक को प्लस 1, एक को प्लस Q चार्ज दे दिया, एक को माइनस Q चार्ज दे दिया, है ना। लेट Q बी द चार्ज गिवन टू प्लेट 1। प्लेट 1 पे जो है Q चार्ज है, प्लेट 2 पे माइनस Q चार्ज है। प्लेट 1 की जो सरफेस चार्ज है, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं, सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन A। एरिया A है, टोटल चार्ज Q दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन A। इसको मैं यूज करूंगा आगे, इसलिए मैंने लिख लिया। मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, Q मेरे पास है, Q इज द चार्ज ऑन एनी वन प्लेट, V इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं चलता हूँ, कुछ पुराना डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैंने क्या किया, ये दो प्लेट्स मेरे पास थी, ये वही प्लेट्स हैं जो डायग्राम पीछे था। ए प्लेट, ए भी नहीं लिया मैंने, प्लेट 1 प्लेट 2 लिया है। ये सेम डायग्राम है, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव Q दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस Q दिया हुआ है ना। और इन दोनों के बीच में d डिस्टेंस है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, ये हमने गॉस थ्योरम में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट, ये जो प्लेट है ये शीट ही तो है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर मैं देखूं, दो प्लेट्स मेरे पास है, एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से E प्लस, कैन यू सी इट, पॉजिटिव है तो दूर जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अवे फ्रॉम द प्लेट, तो E प्लस बनता है, जिसको मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रहा है। 3 रीजन में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। दिस इज रीजन नंबर 1 पॉजिटिव के लेफ्ट, रीजन नंबर 2 दोनों प्लेट्स के बीच में, एंड दिस इज रीजन नंबर 3 नेगेटिव के राइट में। अगर मैं 3 रीजन्स में देखूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट, सेकेंड रीजन में टू द राइट, थर्ड रीजन में टू द राइट। अगर मैं सेकंड वाला देखूं, जो मेरे पास ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट का देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम टुवर्ड्स इट, तो E नेगेटिव ये पास की तरफ को आई, E नेगेटिव ये पास की तरफ को आई, E नेगेटिव ये भी पास की तरफ को आई इधर। फिर मैंने E नेट निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कैंसल आउट कर गए तो यहां E नेट 0, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और दोनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, कैंसल हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले रीजन में भी E नेगेटिव पॉजिटिव बोथ इक्वल एंड अपोजिट, E नेट कैंसल हो गया। बट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एड्स अप टू व्हाट, E नेट दोनों का इंक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 है ना, इन रीजन 1 एंड थर्ड कैंसल्स आउट, तो therefore there is no electric field, but in region 3, in region 2, कहां का रीजन की बात हो रही है, बिटवीन द प्लेट्स, दोनों कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर है उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है, वहां पर जो E आएगा, E नेट जो आएगा वो आएगा E ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस E ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सम हो जाएंगे, तो E नेट जो बनता है वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। माइनस मत ले लेना, डायरेक्शन सेम आ रही है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये मुझे मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माय E नेट, और आई कैन से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माय E नेट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसको मैं यूज करूंगा कैसे, मुझे एक और फॉर्मूला पता था, ऑल्सो आई नो दैट E इज इक्वल्स टू V बाय D। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या था हमने, E इज इक्वल टू V अपॉन D, आई कैन से V इज इक्वल्स टू E टाइम्स D। दोनों प्लेट्स के बीच की बात चल रही है, दोनों प्लेट्स के बीच जो E और V का रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, वो यहां से दिया जा सकता है। तो V मेरे पास कितना हो गया, E की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D। नाउ एज जो हमारी ओरिजिनल, अब मैं ओरिजिनल पे आता हूं, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ये थी ना, है ना, तो V की वैल्यू पुट कर दो यहां पर वापस, तो वही या देयरफॉर जो V बनता है, सॉरी जो मेरा V बनेगा, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू यहां पुट करता हूं, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है नहीं, दिस वाज माय ओरिजिनल इक्वेशन, ये मेरे पास नहीं आई थी, मैं कह देता हूं पुट 1 in 2 करके मुझे जो मिला, C इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q D, Q से Q कैंसिल हो गया, एंड C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दैट्स द डेरिवेशन, दैट्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, A यहां पर क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ प्लेट है, एनी वन प्लेट, ठीक है, एनी प्लेट, क्योंकि दोनों हम इक्वल ले रहे हैं। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एंड परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट, जो मुझे
फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। सी इज एप्सिलॉन ए अपॉन डी। यहां से मुझे पता चल रहा है कि जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस आएगा, एंड जितना ज्यादा दूर ये रखी जाएंगी उतना कम कैपेसिटेंस होता रहेगा। तो दोनों प्लेट्स को एज क्लोज एज पॉसिबल रखना है और दोनों का एरिया एज मैक्सिमम एज पॉसिबल रखेंगे तो हमें ज्यादा कैपेसिटेंस मिल सकता है। इस पूरे ही डेरिवेशन को कॉपी कर लेना है। यहां से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले यहां एक डिस्कशन हुआ ओवरऑल C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये मुझे पता था। मैंने क्या किया, इस V को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। V कैसे निकलेगा, V के लिए मेरे पास फॉर्मूला है यहां से स्टार्ट की, V इज इक्वल टू ई डी। तो E निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इतना दिखाने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, तुम शॉर्ट में डायरेक्ट भी ले सकते हो। E नेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच में जो एरिया होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यू कैन यूज डायरेक्टली, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है तुम्हारे पास। यहां पुट कर दिया, हियर इज माय आंसर। गो थ्रू इट, ये हो जाए, कॉपी कर ले और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट। Question is, a capacitor consists of two insulators। क्या insulators होते हैं? तो नहीं, insulator नहीं होते, दोनों conducting plates होती है। Two conductors separated by an insulator, yes, this can be the answer। Two insulators, no। Two conductors, no। So the best answer is choice B। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग होते हैं, ये दो कंडक्टर्स होते हैं, और बीच में जो रीजन है ये तुमको इंसुलेटर चाहिए होता है। तो ये बहुत सिंपल है, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, दोनों प्लेट के बीच में एक इंसुलेटर या एक डाइलेक्ट्रिक की जरूरत होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कैपेसिटेंस C ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, C के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। नाउ कमिंग टू द चॉइसेस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ऑब्वियसली यस। अच्छा, यहाँ ये मत सोचना कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है तो Q और V पे डिपेंड करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। C इज अ कांस्टेंट हेयर, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाय I ले सकते हैं। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ऐसे ही C भी है, Q और V के इंडिपेंडेंट है, इट्स अ कांस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट इज करेक्ट। डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, क्यू पे डिपेंड तो ऑब्वियसली नॉट। इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर, तो नो, इट डिपेंड्स, क्योंकि D इंक्रीज होगा, A इंक्रीज होगा तो C भी चेंज होगा। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ इंडिपेंडेंट लिखा है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। इंडिपेंडेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हाँ उस पर भी डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट है। अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई और मीडियम आता है तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस विल आल्सो गोइंग टू चेंज, सो दिस विल चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन A इज बेस्ट सूटेड हियर, इट्स द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, here it is, third question, the capacitance between two plates increases with। तो अगेन मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, एप्सिलॉन A अपॉन D। शॉर्टर प्लेट्स एरिया, हायर पोटेंशियल वोल्टेज, हायर अप्लाइड वोल्टेज। A कम करूंगा, शॉर्टर तो नहीं होगा, एक शॉर्ट कर दिया तो C भी डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट है रिलेशन। शॉर्टर प्ले एरिया, शॉर्टर डिस्टेंस, it should be plate area, shorter plate area, so no, shorter plate area से कभी नहीं होगा। large plate area, no, longer distance है ना इसलिए। large plate area and shorter distance, yes। A should be large, A should be large and D should be minimum, so that our capacitance can be maximum। area of plate ज्यादा होना चाहिए और distance between the plates कम होना चाहिए, तभी अच्छा कैपेसिटेंस हमको मिलता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन।
किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे तो डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मेटल ऑफ द प्लेट ये डिस्कस हमने नहीं किया, तो फर्स्ट 3 विल कैंसिल आउट। मेटल ऑफ द प्लेट ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ कंडक्टर होना चाहिए, दैट्स इट। प्लेट कॉपर की है, आयरन की है, मैग्नीशियम, इट हार्डली मैटर्स, कंडक्टर होना चाहिए बस, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, okay, this one. What distance should the two plates each of area this same capacitance as a spherical conductor of radius v1? देखो यहां दो अलग अलग कैपेसिटर की बात हुई है। एक कैपेसिटर है जो पैरेलल प्लेट है और एक कैपेसिटर है जो स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो दोनों का मैं क्या करता हूं, दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, देखते हैं क्या बनता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, स्फेरिकल का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों ही रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहां से मुझसे क्या पूछ रहा है, ए मुझे दिया हुआ है, डी हैज बीन आस्क्ड, तो डी विल बी इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्स आउट हो गया, डी इज इक्वल टू ए अपॉन 4 पाई आर। Area of the plate is given to us, radius is also given to us, so distance is equals to 0.2 into 0.1 meter square, 4 into 3.14 r, 0.5 ये दे दिया। दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर इट विल बी, दैट्स माय आंसर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। फिलहाल मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, वो आप कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा। मेन जो था वो ये था कि हमें फॉर्मूला याद हो ना, फॉर्मूला याद होगा तो आराम से हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट लगाना आए, वो ये कह रहा है दो प्लेट है, कितनी दूर रखी जाए, डी कितना होगा, ठीक है, ये एरिया हमें गिवन है दोनों प्लेट्स का, ताकि ये जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर हो जाए, किसी एक स्फेरिकल कैपेसिटर आर रेडियस उसके बराबर हो जाए। बोथ आर गिवन टू। यहां से ये भी पता चलेगा कि 0.5 मीटर का जो स्फेयर होता है बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट हाफ मीटर का जो स्फेयर है तो डायमीटर 1 मीटर हो जाएगा ऑलमोस्ट। जितने डिजिटल बोर्ड लगाए, दिस इज रफली 1 मीटर, इतना बड़ा स्फेयर होगा स्फेरिकल कंडक्टर, उसके बराबर का जो प्लेट है, ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो बना देगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो कितना है, 0.2 बाई 0.1 मीटर्स, तो ऑलमोस्ट एक रफली कॉपी, बड़ी कॉपी का साइज है, उससे ही बन जाएगा, और वो भी बिल्कुल पास रखेगा, है ना। तो हियर इट इज। ऐसे और भी क्वेश्चंस करना, अभी हम आगे और करेंगे। मेरी वर्कशीट है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मीनवाइल दैट्स इट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या होगा, कंबाइन कैसे करते हैं कैपेसिटर को इन द सीरीज, इन द पैरेलल, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।